Hello dear students, this is the next video of third chapter, Ruling the Countryside. In previous video we discussed about the different types of revenue system introduced by East India Company to extract revenue as much as possible from the peasants. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरीके के रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए ताकि वो किसानों से ज़्यादा रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट कर सकें. These revenue systems were permanent settlement introduced by Governor General of India Lord Cornwallis in 1793 and Mahalwari system introduced by Holt Mackenzie in 1822 and the Ryotwari or Munro system introduced by Thomas Munro. In this video we will discuss about the crops which were produced especially for the East India Company. So let's start the chapter. Crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि कंट्री साइड विलेजेस से सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं कलेक्ट किया जा सकता बल्कि ऐसे क्रॉप्स ग्रो करवाए जा सकते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. Late 18th century में कंपनी ने पूरी तरीके से कोशिश करी कि वो ओपीम और इंडिगो की कल्टीवेशन को ग्रो कर सके. ओपीम मीन्स होता है अफीम और इंडिगो का मतलब होता है नील, जिसका यूज़ किया जाता था कपड़ों को डाई करने के लिए. In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सभी किसानों को, सभी कल्टीवेटर्स को या तो उन्हें राजी करवा लिया या फिर फोर्सफुली उनसे ऐसे क्रॉप्स ग्रो करवाए जो उनकी कंपनी के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता था, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस ना उत्तर प्रदेश, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. How was this done? तो ये कैसे किया गया? ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से कल्टीवेटर्स को राजी करवाया या फिर उन्हें ज़बरदस्ती इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कहा. द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड. ब्रिटिशर्स ने ऐसे मेथड इंट्रोड्यूस कराए जिससे कल्टीवेटर्स को मजबूर किया जा सकता था कि वो इस तरीके की क्रॉप्स को उगाए. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन. और अब हम एक ऐसे ही क्रॉप का एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से उनसे उस क्रॉप को उगाया गया और किस मेथड को यूज़ किया गया. डज कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या कलर, रंगों की भी कोई हिस्ट्री होती है? ये हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे. ये आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, दोनों ही पिक्चर्स कपड़ों की है. पहली वाली पिक्चर्स जो है, जो फिगर 5 है, उसमें जो पिक्चर है उसमें कलमकारी प्रिंट को दिखाया गया है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था. और जो फिगर 6 है, अ मोरिस कॉटन प्रिंट, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड. ये इंग्लैंड का कपड़ा है, वहाँ की कलाकारी है. फिगर 5 and 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स. फिगर 5 और 6 में 2 इमेजेस है कॉटन के कपड़े में हुए प्रिंट की. द इमेज ऑन द लेफ्ट, फिगर 5, शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया. जो लेफ्ट में पिक्चर है वो इंडिया में कलमकारी प्रिंट को दिखाती है. ऑन द राइट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस बाय विलियम मॉरिस. और जो राइट में है वो विलियम मॉरिस जो कि उस टाइम पर 19th सेंचुरी के एक पोएट और आर्टिस्ट थे, उनके द्वारा बनाया गया पेंटिंग है कपड़े पर. देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द 2 प्रिंट्स, बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर. दोनों ही प्रिंट में हमें एक कॉमन चीज़ दिख रही है जो कि ये है कि उसमें ब्लू कलर को यूज़ किया गया है. कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसे इंडिगो कहा जाता था.
डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हैं कि इस कलर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? तो हम इसे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. जो ब्लू कलर हम देख रहे हैं इन प्रिंट्स में वो प्रोड्यूस किया जाता था इंडिगो के प्लांट से. इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मोरिस प्रिंट इन 19th century Britain was manufactured from indigo plant cultivated in India. और जो मॉरिस का प्रिंट है उसमें जो ब्लू कलर दिख रहा है उसमें ऐसा लगता है कि 19th century ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर किया गया है उस कपड़े में इंडिया से प्रोड्यूस किया हुआ इंडिगो यूज़ किया गया है. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. उस टाइम पर जो इंडिया था वहाँ से सबसे ज़्यादा इंडिगो सप्लाई किया जाता था वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? तो इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी जबकि अदर कंट्रीज़ में भी ब्लू डाई प्रोड्यूस किया जाता था? इसके कुछ रीज़न है. द इंडिगो प्लांट्स ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स. जो इंडिगो प्लांट है वो ट्रॉपिक्स एरिया में ग्रो किया जाता था. ट्रॉपिक रीजन उन्हें कहा जाता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है उन एरिया को ट्रॉपिक्स कहा जाता है. तो उन्हीं एरिया में इंडिगो की जो कल्टीवेशन होती थी उसे किया जाता था. बाय द 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. और 13th century में इंडियन इंडिगो वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रीज़ जो थी वो यूज़ करती थी जैसे कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन. हाउएवर only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. और क्योंकि जो इंडिगो है इंडियन इंडिगो वो बहुत कम अमाउंट में यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था और इसके जो प्राइस होते थे वो भी बहुत हाई होते थे. यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज. और इसीलिए जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे क्लोथ के उन्हें दूसरे कलर पर डिपेंड रहना पड़ता था जिसे वोड कहा जाता था. और ये वोड यूरोपियन कंट्री में ही ग्रो होता था. बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन वोड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप. क्योंकि ये टेम्परेट जोन में ग्रो होता था जो वोड था इसीलिए वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ईजिली अवेलेबल होता था. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली. ये नॉर्दर्न इटली में ग्रो होता था, southern France and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी तो इसी से परेशान होकर जो वुड प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो इंडिगो के इंपोर्ट में बैन लगा दे, मतलब उसको यूरोप में आने से रोक दे. क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई. लेकिन जो क्लोथ डायर्स थे जो कपड़े को रंगते थे वो इंडिगो को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते थे. इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल. इंडिगो जो कलर प्रोड्यूस करता था वो बहुत रिच होता था, चमकदार होता था, जबकि वुड से जो कलर बनता था वो पेल एंड डल होता था, वो फीका होता था. बाय द 17th century, यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स persuaded their governments to relax the ban on indigo import. और 17th century में जो यूरोपियन के क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को राज़ी करवा लिया कि वो इंडिगो का जो इंपोर्ट है उसे जो बंद करवाया गया है उसे हटा दें. द फ्रेंच began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. तो इस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भी इंडिगो को प्रोड्यूस करने लग गई. इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और जो इंडिगो के प्लांटेशंस थे वो नॉर्थ अमेरिका के कई पार्ट्स में भी
इस्टेब्लिश किए गए। प्लांटेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर एक ही तरीके की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. 18th सेंचुरी के एंड तक इंडियन इंडिगो की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी और जिसका कॉटन प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। और इसीलिए क्लोथ को डाई करने की जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। और जहाँ पर इंडिगो की डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका था, वेस्ट इंडीज़ था, जहाँ पर इंडिगो की जो सप्लाई थी वो कम हो गई थी। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। 1783 और 1789 में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का यूरोपियन कंट्रीज़ में वो आधा हो गया। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो ब्रिटेन के क्लोथ डायर्स थे उन्हें इंडिगो के लिए इंडिगो की खोज में दूसरे सोर्सेज को ढूंढना था। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, तो कहाँ से ये इंडिगो को ले सकते थे। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, और इसीलिए जो ब्रिटेन का ध्यान है वो इंडिया की तरफ आया, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिगो की जो कल्टीवेशन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ की इंडिगो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो कंपनी थी उन्होंने ऐसे रास्ते सोचे, ऐसे रास्ते ढूंढे जिससे इंडिगो कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया जा सके इंडिया में। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. 18th century के लास्ट टाइम पर जो इंडिगो कल्टीवेशन है बंगाल में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, और जो बंगाल का इंडिगो है वो वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा बेचा जाने लग गया। इन 1788 only 30% of the indigo imported into Britain was from India। अगर हम 1788 की बात करें तो इंडिया से 30% इंडिगो ही ब्रिटेन में भेजा जाता था। By 1810 the proportion had gone up to 95%, और 1810 तक ये जो प्रोपोर्शन है ये 90% बढ़ गया, 90% तक पहुंच गया। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जैसे ही इंडिगो का ट्रेड बढ़ा तो जो कमर्शियल एजेंट थे, जो बिजनेसमैन थे और जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, उन्होंने इंडिगो के प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिसर्स लेफ्ट देयर जॉब्स, और उन्हीं सालों में बहुत से कंपनी के ऑफिसर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। अपने इंडिगो बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए बहुत से कंपनी ऑफिसर्स ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। न्यूमरस Scotsmen and Englishmen came to India and became planters। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो स्कॉट्समैन थे और जो इंग्लिशमैन थे वो इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पर अपने जो प्लांटेशन है उसे इस्टेब्लिश किया और प्लांटर्स बन गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and banks that were coming up at the time। और जिन बिजनेसमैन के पास पैसे नहीं होते थे वो लोन ले लेते थे कंपनी से या फिर बैंक से।